बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंचे और यहां पर उन्होंने आदिवासी महाकुंभ में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में 7500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। यहां प्रधानमंत्री का आदिवासी जैकेट और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी खुली जीप में रोड शो कर सभा स्थल पर पहुंचे। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर और फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी प्रधानमंत्री के साथ जीप में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के जरिए झाबुआ की सीमा से लगे राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों को भी साधने का प्रयास कर रहे थे। झाबुआ में प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में तेजी से काम हो रहा है। हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाला। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को आदिवासियों की कोई चिंता फिक्र नहीं है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। 23 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी विधानसभा चुनाव में, 24 में पूरा सफाया होना तय है। साथियों, डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है, मध्य प्रदेश एक उत्तम उदाहरण आज पूरे देश के सामने है। बीते वर्षों में मध्य प्रदेश ने दो अलग अलग दौर देखे हैं। एक डबल इंजन सरकार का ये दौर और दूसरा कांग्रेस के जमाने का काला काल। कम उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा कि आज विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार आने से पहले देश के सबसे बीमारू राज्यों में गिना जाता था। अब खबर छत्तीसगढ़ से। मांदर की थाप, आकर्षक वेशभूषा और आदिवासी लोक नृतकों की लयबद्धता भला किसको आकर्षित नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अपने आप को नहीं रोक सके और अपने गृह ग्राम बगिया में कर्म दलों के आग्रह पर पत्नी के साथ शामिल होकर नृत्य किया और एक मंझे लोक कलाकार की तरह नृत्य करते हुए मुख्यमंत्री साय को देखकर जनमानस को सुखद अनुभूति हो रही थी कि उनमें आदिवासी संस्कृति के प्रति वही आदर भाव और सम्मान है। आपको बता दें कि जसपुर अंचल सहित पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मा नृत्य सुप्रसिद्ध है और ये आदिवासी समाज का प्रमुख नृत्य है। भादो मास की एकादशी को उपवास के पश्चात करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन या चौगान में रोपित किया जाता है। दूसरे दिन कुल देवता को नवान्न समर्पित करके उसका उपभोग शुरू होता है। कर्मा नृत्य नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इधर मुंगेरी जिले के ग्राम झलियापुर में हो रहे शिव महापुराण कथा में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री साय के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री दयालदास बघेल, मुंगेली विधायक पुन्नू लाल मोहेल भी आज शिव पुराण कथा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ग्राम झलियापुर के सभी निवासियों और विधायकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके निमंत्रण में ग्राम झलियापुर में हो रहे इस
शिव महापुराण में आने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का पहला बजट पेश हुआ। इस बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सदन में पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने ज्ञान का डेफिनेशन देते हुए कहा कि जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब यूथ, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी। इस बजट में सभी का विशेष ध्यान रखा गया है। इधर छत्तीसगढ़ का आम बजट 9 तारीख को पेश कर दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया गया है। विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने की परिकल्पना के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया है और 10 स्तंभों के साथ पेश हुए इस बजट पर एक विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना का सपना इस बजट में संजोया गया है। और उस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन लाल अग्रवाल से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। ओपी चौधरी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी दोनों हैं। हम दोनों की प्रतिक्रिया चाहेंगे कि बजट कितना जनहित में है। कि छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि 2047 में विकसित भारत बने और उसी से कदम ताल मिलाते हुए छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक बने, इस विजन के साथ में छत्तीसगढ़ का बजट आया है। पहली बार बजट 22% बढ़कर, पहले 1,12 करोड़ का बजट होता था और इस बार का बजट 1,47 का बजट है। और ये बजट छत्तीसगढ़ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा सभी के लिए इसमें पैसों की व्यवस्था की गई है। ये छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाला बजट है। हम रोड मैप बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी है कि 5 शक्ति स्थल का हम निर्माण करेंगे। उसके एस्टिमेट बनाने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। पर्यटन की दृष्टि से इको टूरिज्म, वाटर टूरिज्म और छत्तीसगढ़ के जो लोगों की आस्था के केंद्र है उसको विकसित करने के लिए बजट में व्यवस्था है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी भी हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि गृह विभाग का बजट भी बढ़ा है, तो क्या ये माना जाए कि नक्सली वारदातों में कहीं ना कहीं कमी आएगी? नक्सली वारदात, परंतु साथ में आप देखेंगे तो नक्सली घटनाओं के संदर्भ में ही नहीं, अन्य विषयों पर भी महिला थाना खोले जा रहे हैं, साइबर थाना खोले जा रहे हैं, नई नियुक्तियां की जा रही हैं और ऑटोमेशन का ये है, अपग्रेडेशन का है, उसके लिए भी 200 करोड़ से अधिक का बजट रख रहे हैं। विशेष रूप से नक्सली क्षेत्र में भी अभियानों के लिए बजट में प्रावधान जो आवश्यकताएं थी उसके अनुरूप रखा गया है और यह भी आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का भी है कि आने वाले समय में जैसी आवश्यकता होगी उसके लिए भी काम करें। एक साफ तौर पे ये जो बजट है वो सर्वांगीण विकास वाला है, कोई करारोपण नहीं किया गया है। बृजमोहन जी जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनका भी ये कहना है कि पर्यटन को बढ़ावा देना और यहाँ पे सहूलियतें मुहैया कराना जनता को सबसे पहली प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी की गारंटी जो है उसे कहीं ना कहीं यहाँ पे परिपूर्ण करने का ये बजट है। रायपुर से पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया श्वेत पत्र सच्चाई का वो आईना है जिससे कांग्रेस पार्टी के एक परिवार ने देश के सामने नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र इस बात की साक्षी है कि 2004 से 2014 के बीच की कांग्रेस की यूपीए सरकार की अवधि की तुलना में 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हुआ। यूपीए ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया बल्कि यूं कहिए कि देश को लूटा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार से एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गैर निष्पादित अर्थव्यवस्था में बदल दिया, इसकी जानकारी हमें इस श्वेत पत्र में मिलती है। कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान देश की जो बदहाल आर्थिक स्थिति थी उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं उस वक्त सरकार का नेतृत्व कर रहे लोग भी थे।
इधर राजनाथ गांव में पशु तस्करों की वाहन रोकने के प्रयास में एक पुलिस जवान को अपनी जान गंवानी पड़ गई। पशु तस्करों ने अपना वाहन पुलिस जवान के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे पुलिस जवान की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को चंद घंटे में गिरफ्तार कर लिया। राजनाथ गांव जिले में मवेशी तस्करों के हौसले काफी बुलंद हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की ओर बड़े पैमाने पर गाय तस्करी की जा रही है और तस्कर कभी गौ सेवकों को तो कभी पुलिस को अपना निशाना बनाकर उन्हें अपने वाहन तले रौंद रहे हैं। हाल ही में इन पशु तस्करों को पकड़ने महाराष्ट्र बॉर्डर के समीप राजनाथ गांव जिले के सड़क चिरचारी में स्टॉपर लगा रहे एक पुलिस जवान को पशु तस्करों ने अपने वाहन की चपेट में लेते हुए उसकी जान ले ली। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी वाहन चालक विशाल गायधनी और आयुर भगवंत खोटे को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। राजनाथ गांव को सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में पशु तस्कर महाराष्ट्र की ओर पशुओं को ले जा रहे हैं। इधर देश भर में ऑनलाइन ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इंश्योरेंस पॉलिसी वेरिफिकेशन और ज्यादा क्लेम दिलाने के नाम से देश भर में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 14 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा दिल्ली और नोएडा में ठगी करने के लिए कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। आपको बता दें कि इस कॉल सेंटर में काम करने वाले 25 महिला सहित कुल 41 लोगों को नोटिस दिया गया, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। एक सप्ताह से अधिक समय तक लगातार दिल्ली में कैंप कर गिरोह को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 57 नग की पेड मोबाइल फोन, एक वायरलेस फोन, एक लैपटॉप, विभिन्न बीमा कंपनियों से संबंधित 1000 से अधिक पन्नों का दस्तावेज तथा 50 से अधिक फर्जी सिम कार्ड जब्त किए गए। मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर रायपुर ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया। खबर बिहार से। बिहार में कल यानी 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा और इससे पहले बिहार की सियासत काफी गर्माई हुई है। एनडीए हो या विपक्ष, गठबंधन हर कोई अपने विधायकों के टूटने के डर से टेंशन में है। भले ही आरजेडी नेता बिहार में खेला होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने विधायकों के टूटने के डर से परेशान हैं। कांग्रेस के सामने अपने विधायकों को टूट से बचाए रखने की बड़ी चुनौती है और इसीलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को बीजेपी की नजर से दूर तेलंगाना में छिपाया हुआ है। उधर जेडीयू की लंच में 5 विधायकों के नहीं पहुंचने से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरों से भी फ्लोर टेस्ट में खेला होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले खेला होने की अटकलों ने सियासत को गरमा दिया है। हर पार्टी विधायकों को साथ रखकर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में एनडीए और विपक्ष गठबंधन दोनों खेमे हलचल बढ़ी हुई है। बता दें कि आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पहले शक्ति परीक्षण की रणनीति के लिए अपने आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई और फिर अचानक विधायकों को वहीं रुकने का निर्देश दे दिया। जो विधायक चर्चा के लिए तेजस्वी के आवास पर गए थे, उन्हें वहीं रुकना पड़ा। कुछ देर बाद विधायकों के सामान को तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचाया गया। विधायकों पर नजर रखने के इस तरीके से तमाम सियासी सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार और बीजेपी भी आगे की रणनीति पर मंथन कर रही है। पहले जेडीयू के सभी विधायकों को पटना बुलाया गया और फिर मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर विधायकों को लंच का न्योता दिया गया, लेकिन जेडीयू खेमे से आई खबर भी तमाम अटकलें पैदा कर रही है। जेडीयू के लंच में 5 विधायकों का नहीं पहुंचना टेंशन दे रहा है। दरअसल मंत्री श्रवण कुमार द्वारा आयोजित लंच पार्टी में 5 विधायक नहीं पहुंचे। विधायक बीमा भारती और सुदर्शन के नहीं पहुंचने की अलग वजहें बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बीमा भारती फिर से लेसी सिंह को मंत्री पद मिलने की संभावनाओं को लेकर नाराज हैं। वहीं सुदर्शन की नाराजगी मंत्री अशोक चौधरी से है। इसके अलावा शालिनी मिश्रा, दिलीप राय और संजीव सिंह भी पटना में मौजूद न होने की वजह से लंच में नहीं पहुंचे। हालांकि बताया जा रहा है कि लंच में न पहुंचने वाले विधायकों से जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की बात हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने सभी विधायकों को 2 दिनों की ट्रेनिंग के लिए बोध गया बुलाया है और 11 फरवरी तक विधायकों को यहीं रखने का फैसला किया है। ऐसे में सूबे में सियासी हलचल के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार को फ्लोर टेस्ट में किसी तरह का खेला होने का डर सता रहा है।
बीजेपी और जेडीयू दोनों ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, लेकिन मंत्री पद को लेकर नाराजगी जताने वाले जीतन राम मांझी को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच जब अचानक CPI-ML विधायक महबूब आलम जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे तो अटकलें और ज्यादा तेज हो गयी। सवाल उठने लगा कि क्या मांझी की नाराजगी का फायदा उठाकर आरजेडी बिहार में फिर से खेला करने की तैयारी कर रही है। वहीं स्पीकर पर भी पेंच फंसा हुआ है। फ्लोर टेस्ट से पहले हर पार्टी की अपनी तैयारी है, लेकिन स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को लेकर पेंच अब भी फंसा हुआ है, क्योंकि 21 फरवरी से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। आरएलडी नेता तेजस्वी यादव पहले ही बिहार में खेला बाकी होने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या वो फिर से किसी उलटफेर की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज जहाज घाट पर नाव के पास एशिया का सबसे खतरनाक रसल वाइपर सांप मिला। रसल वाइपर मिलने से जहाज घाट पर कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल सा देखा गया। नाविक के द्वारा खगड़िया परबत्ता के नया गांव निवासी रेस्क्यूअर गौतम कुमार को फोन कर बुलाया गया, जिसके बाद गौतम ने विषैले सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। इधर भागलपुर में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए संचालित सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम अंतर्गत जिले के सभी स्कूलों बूथ लगाकर बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जा रही है। दवा खिलाने के बाद उर्दू मध्य विद्यालय उर्दू बाजार के 19 बच्चों ने सिर चक्कर और मितली की शिकायत की। इनमें से 7 बच्चों को तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा सदर अस्पताल भागलपुर और 12 बच्चों को जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया। सभी बच्चों की चिकित्सकों के द्वारा जांच की गई, जिसमें सभी बच्चों की स्थिति सामान्य पाई गई है। नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत नारायणपुर मध्य विद्यालय के 9 बच्चों में भी ऐसी शिकायत पाई गई, जिसका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में किया गया। सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है। सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी के द्वारा लोगों से अपील की गई कि दवा का सेवन खाली पेट नहीं किया जाए, टैबलेट चबा कर ही खाई जाए। विद्यालय में बच्चों को मध्याह्न भोजन के बाद ही दवा खिलाई जाए। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं गंभीर रूप से बीमार एवं गर्भवती महिलाओं को दवा नहीं खिलानी चाहिए। बिहार थाना इलाके में कागजी मोहल्ले में नाला में अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। परिजन पूर्व के विवाद में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतक मनोज शर्मा के पुत्र ने बताया कि वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि ने उन्हें फोन कर बताया कि नाले में उसके पिता गिरे हुए हैं। आनंद फानन में उन्हें उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उनके पिता को मृत घोषित कर दिया। उनका आरोप है कि पूर्व की दुश्मनी को लेकर पानी में डूबा कर उनके पिता की हत्या की गई है। उनके भाई को भी झूठे रेप केस के मामले में जेल भेज दिया गया। थाना अध्यक्ष रामाशंकर सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं पुलिस और सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। चलिए अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों की तरफ। रांची में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वितीय कोल इंडिया मैराथन को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। आज रांची के मोरहाबादी में इसका आयोजन किया गया और इस बार लगभग 8000 प्रतिभागियों ने मैराथन में दौड़ लगाई, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 6100 से अधिक पुरुष और लगभग 1400 महिला धावक ने हिस्सा लिया। वहीं 500 से अधिक CCL के गेस्ट ने भी इस मैराथन में भाग लिया। ये मैराथन बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी से सुबह 4:30 बजे शुरू होकर कांके रोड होते हुए मोरहाबादी में संपन्न हुई। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा भी इस मैराथन में शिरकत करने रांची पहुंची थी। मैराथन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार की शाम PT उषा रांची पहुंची। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के चेयरमैन PM प्रसाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो चलिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।